हेलो गाइस, मैं सर मनीष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग न्यू एरा। गाइस, आज फिर एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स 1D। मैं फिर से ये बात बोलूँगा कि आप लोगों को आज का वीडियो भी उसी तरीके से देखना है। पहले आप लोगों को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, सॉल्व करना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आप लोगों से ना बने उसको फिर आप लोग अच्छे से देखिए कि किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। और अगर आपसे बन भी गया है तो फिर भी आप दोबारा देखिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरा तरीका कुछ अलग हो और आपको कुछ नया चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम बिताए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस को जब थोड़ा सा अच्छे से देखना। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि देखो, आपको दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो दिया हुआ है आपको कि जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है एक्सप्रेशन। और आपको बोला है क्या है कि जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तब आपकी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। तो आपसे पूछा है वेलोसिटी क्या होगी जब डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर होगा। तो थोड़ा सा सोच के बताना है कि यहाँ अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो क्या जो हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं, इतने सारे इक्वेशन जो पढ़ते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो क्या ये वैलिड होगा यहाँ पे? तो मुझे तो लग रहा है नहीं होगा, क्योंकि देखो वहाँ पे एक हिडन फैक्ट मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि वो इक्वेशंस तभी वैलिड होती है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जब आपका एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट नहीं है तो आप कैसे करके बोल सकते हो कि ये इक्वेशंस वैलिड होंगे? तो यहाँ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसलिए वो इक्वेशंस आप नहीं लगा सकते। तो अब वो इक्वेशन नहीं लगा सकते तो आप क्या लगा सकते हो? तो इसी क्वेश्चन में यही चीज़ सीखेंगे हम लोग कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो हम किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखो, जब भी एक्सेलरेशन ये सब चीज़ें कांस्टेंट ना हो तो वो वाली क्वेश्चंस तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन एक चीज़ तो हम जो बेसिक्स है याद करो कि वेलोसिटी क्या होता था। वेलोसिटी आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ये होता था dx/dt। इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या होता था, dv/dt। तो ये तो पता होगा ना। तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोगों ने कुछ बनाया है, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो चलो देखो, यही तरीका लगेगा आपको इंटीग्रेशन मेथड में। कुल मिला के बोलो तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कहीं न कहीं पहला लिमिट लोअर लिमिट दिया हुआ होगा और अपर लिमिट आपको निकालना। अपर लिमिट में एक चीज़ की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो वो हम लोग इस क्वेश्चन में ज़रूर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो चीज़ दिया हुआ था वो मैंने एज इट इज़ 3 लाइन में यही चीज़ लिखा है। तो ये एक्सप्रेशन क्या आपको याद है? अगर नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश करता हूँ कि कैसे आया है। तो देखो, तुम्हें पता होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt। तो मैं ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो थोड़ा सा ये सोचना, dx/dt ही क्या हो गया? तो ये तो v ही हो गया। तो इसको क्या मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ? अच्छा, dx को s लिख लो, तो क्या मैं इसको इसी तरीके से लिख सकता हूँ? तो ये कुल मिला के यही चीज़ को मैंने इस तरीके से लिखा है। तो अगर ये एक्सप्रेशन अगर आपको याद है तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब देखो, अब एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है इस तरीके से, तो एक्सेलरेशन की जगह मैंने इसकी वैल्यू बता दी और सारी चीज़ों को जो भी एक प्रजाति के लोग हैं उनको एक तरफ कर दो। ठीक है, तो वो आप मेरा भी मतलब समझिएगा, एक प्रजाति के लोग हैं। तो यहाँ पे देखो s का फंक्शन है, तो इसको s को इसके साथ ले आए, ds को इसके साथ ले आए और v तो v के साथ ही रहेगा। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको याद होगा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज़ होता है। तो देखिए, यहाँ पे v 5 मीटर पर सेकेंड पे s की वैल्यू 10 थी, तो v जब 5 था तो s की वैल्यू 10 है। तो v जब 25 मीटर है तो v की वैल्यू v होगी। मैंने मान लिया कुछ v है। तो अब इसको इंटीग्रेट करो, तो जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो देखिए, मैं इंटीग्रेशन आपको नहीं बताने जा रहा हूँ कि कैसे किया। जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो v की वैल्यू आपको 97 आ जाएगी। तो ये तो तरीका हो गया, क्योंकि देखो, जब भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो इसी तरीके से आपको जाना पड़ेगा। तो इस पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए कि सर ये इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो इसकी मैं अभी 2-3 क्वेश्चंस पे इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपसे आगे चल के गलतियाँ नहीं होंगी। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार अच्छे से। तो देखो, क्वेश्चन आई होप तुम लोग अच्छे से पढ़ लिए होगे। तो
इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, और आपको दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट जब जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है जब v की वेलोसिटी की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड है। तो फिर वही बात कि एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होती चल जाएगी। अगर ऑब्वियस ही बात है, वेलोसिटी क्यों चेंज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है कुछ, v इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन 4 थी, जैसे ही v इक्वल्स टू 1 हुआ तो फिर एक्सेलरेशन 7 हो गई। तो कुछ इस तरीके से समझो। तो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो हम पुराना जितना भी इक्वेशन है वो तो हम लगा नहीं सकते, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई। तो फिर से वही चीज़ है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, उसी तरीके से यहाँ पे भी लगाना है। तो थोड़ा सा देख लो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको इतनी दी हुई है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मुझे ये तो चीज़ पता है कि ये ऐसे करके होता है, a इक्वल्स टू डी बाई डी वी डी वी बाई डी एस। अब मैं क्या किया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, पुट किया, और उसके बाद डी, अब क्या मैंने क्या बोला था कि सारी प्रजाति के लोगों को एक तरफ लेके आ जाओ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है 4 + 3v, तो इसको मैं v के साथ ले आया और x को ds को अकेला कर दिया। तो वही चीज़ देखो, यही ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब देखो इसमें लिमिट लगा लेते हैं कि s इक्वल्स टू 0 पे v इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू क्या हो कि v इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, मतलब v इक्वल्स टू 3 पे s क्या हो, s की वैल्यू फिर यहाँ से निकाल सकते हो। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, तो पहले देखना ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद +4 -4 करना, तो आपको कुछ दिखेगा। उसके बाद आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में जब लिमिट पुट कीजिएगा तो फिर s की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो डायरेक्टली इसका जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली s की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये s आएगा और अपर लिमिट 0 और ये s, तो कुल मिला के तो s ही है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आराम से दिख जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखने का नज़रिया थोड़ा सा सब लोगों का अलग अलग हो सकता है, अभी बताऊंगा। तो चलो पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक कार दिया हुआ है जो कि बस से 200 मीटर पीछे दिया हुआ है, 200 मीटर पीछे है, और दोनों एक साथ मूव करता है एक ही इंस्टेंट पे, बट दोनों की फॉरवर्ड एक्सेलरेशन अलग अलग है। बस का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कार का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि टाइम जब कार बस को कैच कर लेगा, मतलब एक दूसरे को ओवर क्रॉस कर रहा होगा, कुछ इस तरीके से समझो, जब कार बस को क्रॉस कर रहा होगा, जस्ट क्रॉस कर रहा होगा, तो उस समय का टाइम बताना। तो देखो इसका करने का 2 तरीका है। पहला तरीका, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये मान लो कि कार है और ये आपका बस है, ठीक है। तो मान लो कि एक इस पॉइंट पे आके तो ये कार भी यहाँ से लेके यहाँ पहुँचा और बस भी यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो इसमें जो टाइम लगा मैंने मान लिया कि t है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। ये तो आपको पता ही होगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मैंने क्या निकाला कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो कुछ डिस्टेंस तय किया, ये भी डिस्प्लेसमेंट तय किया, ये भी यहाँ से लेके यहाँ गया तो कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो क्या बस जितना चला है क्या कार भी उतना चला है? नहीं, मुझे तो लग रहा है कार 200 मीटर ज़्यादा चला है बस से। तो बस यही इक्वेशन लिखिए कि कार का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बस का डिस्प्लेसमेंट प्लस 200, आंसर आ जाएगा। अच्छा, कार का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखिएगा, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का कांस्टेंट है, तो आराम से ये इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट दिया हुआ है। तो इस पर भी लगाइए, इस पर भी लगाइए, और उससे आंसर आ जाएगा। अब चलो दूसरा तरीका पे चलते हैं, जो कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो क्वेश्चन को ज़्यादा ईजी बना देता है। तो देखो फिर से वही डायग्राम है कि कार का, ये सारा डायग्राम मैंने वही जो क्वेश्चन को देख के समझा। अब मैं क्या करता हूँ कि बस के फ्रेम में चला जाता हूँ, बस के। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि क्या टाइम फ्रेम डिपेंडेंट होता है कि फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है? मुझे लगता है कि टाइम जो है फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम कार पे चल रहे हो तो वहाँ पे टाइम जल्दी जल्दी बीतेगा, और अगर तुम धरती पे हो तो टाइम कुछ अलग जीतेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब रियलिस्टिक वेलोसिटी से आप ज़्यादा चलोगे, यानी वो क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, उसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा चलोगे तो टाइम भी वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अगर नॉर्मल बात करूँ 2 मीटर सेकेंड 5 मीटर, उसमें उतना टाइम का वेरिएशन नहीं आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये दोनों
की वेलोसिटी 0 है एक इंस्टेंट पे, तो मैं क्या करता हूँ कि बस के फ्रेम में चल जाता हूँ, यानी मैं इस पे बैठ गया बस पे जैसे बैठा तो बताओ इसका जो एक्सेलरेशन है क्या करो, इसके एक्सेलरेशन से यानी इसके एक्सेलरेशन, इसको एक पीछे की ओर एक्सेलरेशन मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियस ही बात है, ये तो थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जिस चीज़ पे बैठते हैं उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन को उसको पीछे की तरफ जोड़ देते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देते हैं। तो वही मैंने किया, तो इसका नेट एक्सेलरेशन बताओ किस तरफ हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरफ। अब ये एक तरीके से सोचो, अगर तुम यहाँ पे बैठ गए तो ये तो तुम्हारे लिए रेस्ट पे हो गया, तो ये आपको चलता हुआ दिखेगा क्या, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो ये रुका हुआ है, अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा वही तो आपका टाइम हो जाएगा, क्योंकि टाइम रेफरेंस इंडिपेंडेंट होता है। जो आपको टाइम यहाँ से लेके यहाँ आने में लगेगा वही टाइम एक्चुअल में लग रहा होगा। तो ऐसे निकालिए चाहे वैसे निकालिए। तो थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से दोबारा पीछे लेके दोबारा से सुनना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये थोड़ा सा मुझे कुल मिला के मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ओनली 20 to 30%, 20% ओनली 20% बच्चों से ही होता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को भी समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अब देखो क्या है कि एक बॉडी है वो फ्रीली फॉल कर रहा है, एक गिवन हाइट है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। गिवन हाइट h है और एक इंक्लाइन प्लेन पे इसके पाथ पे आता है और h हाइट पे ये टकराता है, जिसके कारण एक इम्पैक्ट जनरेट होता है और इसकी वेलोसिटी जो है वो अब हॉरिजॉन्टल हो जाती है इस इम्पैक्ट के कारण। तो बताना है आपको कैपिटल H बाई स्मॉल h की वैल्यू, जिसके लिए मैक्सिमम टाइम पे ये ग्राउंड तक रीच करे। तो थोड़ा सा फिगर के वाइज हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो कि इंक्लाइन प्लेन है, अब ये आपका फिक्स है कि ये हाइट जो है आपका कैपिटल H दिया हुआ है, ठीक है, ये कैपिटल H है। अब ये हो सकता है कि यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, या टकराए, यानी यहाँ पे ये टकरा रहा है और इसकी ज़मीन से जो हाइट है ये आपका स्मॉल h दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ टकराए। अगर ये यानी आपका स्मॉल h वेरिएबल है, तो आपसे बोल रहा है कि स्मॉल h बाई कैपिटल H की वैल्यू क्या हो। अच्छा, ये जब टकराती है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे टकराने के कारण अब ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाती है, यानी अब ये ऐसे टकराई अब ऐसे करके जाएगी। तो यानी एक तरीके से देखो तो प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी यहाँ पे आप खड़े होकर ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी है, ठीक है। तो ये कैसे करके आएगी, अब ऐसे करके आएगी। तो ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो 2D का क्वेश्चन हो गया। नहीं, 2D का क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली वाई एक्सिस पर डिपेंड करती है। अगर आप लोग 1D अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट की जो होता है वो आपको वाई एक्सिस की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का कुछ टाइम लगेगा, ये h को चलो मैं वेरिएबल ही मान लेता हूँ, कुछ h है, तो यहाँ से लेके यहाँ इसको जब यहाँ से ज़मीन पे आना है तो इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, आई थिंक वाई डायरेक्शन में, तो वो 0 है। तो यानी यहाँ पे एक तरीके से समझो यहाँ से यहाँ तक फ्री फॉल, फिर यहाँ से यहाँ तक फ्री फॉल, इसको भूल जाओ क्योंकि ये वाई एक्सिस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से यहाँ तक फ्री फॉल, तो दोनों टाइम को ऐड कर दो, फिर मैक्सिमाइज कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व छोटा तरीका है। तो चलो इसी को जो मैंने बोला अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वही चीज़ मैंने किया है कि कैपिटल H मैंने हाइट मान लिया और यहाँ पे जो ये टकराया, जो नीचे से इसकी डिस्टेंस h है, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और ये टाइम मैंने मान लिया t1 और नीचे वाला टाइम t2। अगर फ्री फॉल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन जो होगा आपका g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग पहले अगर यहाँ से यहाँ तक के लिए निकाले, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए निकाले, तो उसको मैंने मान लिया t1। तो t1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे अगर ओरिजिन मानो और नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो तो क्या हो जाएगा, h माइनस h, तो ये वाले पॉजिटिव, और g भी नीचे की ओर लग रहा है तो ये भी पॉजिटिव। अच्छा, साइन कन्वेंशन तो याद है ना, अरे मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ साइन कन्वेंशन आई थिंक तुम लोग को याद होगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अगर नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हो तो ये भी नेगेटिव होता है और जी भी नेगेटिव होता है, टाइम पर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इन दोनों को नेगेटिव करते हो तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाता। तो h माइनस h, अच्छा u की वैल्यू क्यों 0 हो गई, क्योंकि जस्ट इसको यहाँ से छोड़ा है हमने, तो u की वैल्यू 0, तो यहाँ से फिर t1 की वैल्यू आ गई इतनी। इसी तरीके से सिमिलरली t2 की वैल्यू जब, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक का फिर फ्री फॉल, तो यहाँ से भी t2 की वैल्यू इतनी आ गई। अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, तो t1 इतना था, t2 इतना था, यानी टाइम एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल h आ गया। तो अब जब भी कोई भी फंक्शन है
कोई भी चीज़ किसी चीज़ के फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वेरिएबल चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो वो फंक्शन का अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ का फंक्शन है तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा कब हम पता कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करो, इज इक्वल्स टू 0 कर दो। तो फिजिक्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि जब आपसे मैक्सिमा पूछे फिर भी डिफ्रेंशिएट करके 0 करो, और मिनिमा बोले फिर भी डिफ्रेंशिएट करके 0 करो। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है, मैथ में फिर तुमको चेक करना पड़ेगा कि की जो तुमको डबल डिफ्रेंशिएट करके जो 0 किए तो 2-3 पॉइंट्स आएंगे, तो उस 2-3 पॉइंट्स में से कहाँ पे मैक्सिमा हो रहा है, कहाँ पे मिनिमा हो रहा है, वो आपको डबल डिफरेंशिएबिलिटी या साइन कन्वेंशन से आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्केविटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो सब चीज़ों से आपको देखना पड़ेगा। आई थिंक मैथ की बात नहीं करते, तो जब भी आपको फिजिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू पूछे तो आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके 0 करो। अगर 0 करो, अगर मैक्सिमा पूछ रहा है फिर भी 0 करो, मिनिमा करो फिर भी 0 करो। तो फिजिक्स में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको डबल बार चेक करना पड़े। जेई के क्वेश्चन में हो सकता है, लेकिन जेई मेंस में तो ऐसा कभी नहीं पूछ सकता। मैक्सिमा हो रहा होगा तभी आपसे वो पूछ रहा है, मिनिमा हो रहा होगा तभी आपसे पूछ रहा है। तो वही मैंने किया, इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 करो तो कैपिटल H बाई स्मॉल h की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। और भी अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो आप बताइएगा ज़रूर। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक आपको दिया हुआ है, पहले जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टावर है जिसकी हाइट कैपिटल H है, ठीक है, को थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स द टाइम टेकन बाय टू इट रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो रिलेशन बिटवीन ये, तो ये मतलब ये बोल रहा है कि पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगा उसका n टाइम्स करो तो टोटल टाइम हो जाएगा ग्राउंड तक हीट करने में। तो यही रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो इसी को मैं लिखता हूँ, फिर देखिए आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया हुआ, टी इज़ द, मैंने मान लिया कि टी इज़ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचने का टाइम टी है, तो मैंने यही लगा दिया वी फाइनल इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। यहाँ से जब लगाया तो तुमको टी की वैल्यू दिख जाएगी यू बाई जी, क्योंकि यहाँ पे यू आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से जब इसको लगाइएगा यू बाई जी। अब टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम दिया हुआ है इस टाइम का n टाइम्स है, तो ये टाइम हो गया n इंटू यू बाई जी। मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आने में आपको लग रहा है n इंटू यू बाई जी, इतना टाइम लगा। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक के लिए पूरा हम एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर मैं नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मानो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एच। अच्छा, ये टी लिखा है, इसको इस टी से कन्फ्यूज़ मत कर लेना, इसको इस टी से कंफ्यूज मत करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं बस इक्वेशन लिखा हूँ एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि जी की वैल्यू नीचे की तरफ मैंने नेगेटिव माना। तो एच बताओ, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने माइनस एच। अब टी की वैल्यू कितनी थी, एन ऑफ टी। अच्छा, ये एन ऑफ टी, तो इसको कंफ्यूज मत होना, या आप टी की जगह डायरेक्टली ये पुट कर दो, ये वाला चीज़ पुट कर दो, ये पूरा का पूरा पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे टी का मतलब अगर मैं पूरे के लिए निकाल रहा हूँ तो ये पूरा टाइम को बता रहा है। तो इसके जगह मैंने, चलो ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने ये पुट किया है, ठीक है, ये पुट किया है। तो इसको यहाँ पे पुट किया, इसको यहाँ पे पुट किया, तो फिर देखो ये माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हो तो ऑब्वियस एक्सेल जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो नेगेटिव ही हो जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर दिख जाएगा कि ये आएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, जो चीज़ें उसने बोला था क्वेश्चन में उसी तरीके से मैंने किया तो आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक डी हो जाएगा जो आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पॉइंट मास दिया हुआ है कि जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। टी इज इक्वल्स टू 0 पे ये इस पे था और ये वेलोसिटी किस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से। अब देखा कि ए से, अब ये ए पॉइंट दिया हुआ है और जब बी पॉइंट आपको दिया हुआ है x2, 0, तो आपको पूछा है ए से बी जाने में इसको कितना टाइम लगा होगा। कुल मिला के क्वेश्चन ये है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ए पे x1, 0 पे था, v की वैल्यू आपको x पे डिपेंड कर रही है। अब v की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है तो आपसे पूछा है ए से बी जाने में कितना टाइम लगा होगा। तो देखो मुझे यहाँ एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है ये मुझे नहीं पता। अगर थोड़ा अच्छे से सोचोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरिएबल ही है। तो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग पहला इक्वेशन तो लगा नहीं सकते। कौन सा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
ठीक है। तो चलो इसको कैसे करेंगे, तो इसे ध्यान से देखो। यही क्वेश्चन था कि x1 पे था t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू t पे मैंने मान लिया कि a और b 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच में t टाइम लगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि t इक्वल्स टू 0 पे था a पे, t इक्वल्स टू t पे था t पे, और आपको दिया हुआ है कि v का रिलेशन a बाई एक्स। अच्छा, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। तो मैं इसको a की जगह इसको पुट करता हूँ, और a की जगह अगर इसको v की जगह इसको पुट करूँगा तो बताओ, इसका v की जगह a बाई एक्स पुट करूँगा तो बताओ क्या हो जाएगा। x को x के साथ लेके आ जाओ। तो मैंने वही किया है कि पहले v को मैं dx बाई वी कर दिया और dt को अलग कर दिया। अच्छा, v की वैल्यू क्या दे रखी है, a बाई एक्स करोगे तो x ऊपर और a नीचे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, x1 पे t कितना था 0 और x2 पे t कितना था t। तो यहाँ से t की वैल्यू आपको आराम से दिख जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। तो वही मैंने बोला ना कि 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिया कि जब भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो किस तरीके से आपको हमेशा इंटीग्रेशन का मेथड यूज़ करना होगा। बहुत बार किसी को नहीं चमकता है कि t इक्वल्स टू t x1 और x2 दे रखा है, तो टाइम के बारे में कहाँ दे रखा है। तो जिस इनिशियल को t इक्वल्स टू 0 मान लो, फाइनल को t इक्वल्स टू t मान लो, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन 90% बच्चों से गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग डी ऑप्शन मार के आ जाते हैं। तो वही मैं बताऊंगा कि डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा समझना। इजी क्वेश्चन है। अब क्या बोला है कि एक स्टोन है जो कि फॉल हो रहा है एक टॉप टावर से, और ये जो लास्ट सेकेंड है, मतलब मान लो कि t सेकेंड लगा इसको मूव करने में, तो लास्ट का जो 1 सेकेंड है उसमें ये आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है, ठीक है। तो यानी t माइनस 1 सेकेंड में जितना h/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब टावर का, और लास्ट के 1 सेकेंड में कितना कर दिया, h/2। ये क्वेश्चन का बोलने का मतलब है। तो टाइम टेकन बाय द स्टोन, तो टाइम कितना लगा स्टोन को टावर के फीट तक पहुंचने में। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने यही चीज़ लिखा है कि इनिशियली जब उसको ऊपर से छोड़ा तो u इक्वल्स टू 0 थी, तो शुरुआत t-1 पे ये h/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस h/2 है, ये h/2 है, ठीक है। और लास्ट के 1 सेकेंड में ये h/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो और मुझे पता है कि t टाइम पे ये ऊपर से लेके नीचे तक पहुंच गया, यही तो t मुझसे पूछा है। तो मैंने माना t इज द टाइम टू रीच द जो भी ऑब्जेक्ट द फीट ऑफ टावर, ठीक है, रीच द फुट ऑफ टावर। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ से लेके पूरे के लिए t के लिए इक्वेशन लिखता हूँ। तो क्यों, अगर तुम चाहो यहाँ से लेके यहाँ तक लगाओ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाओगे तो यहाँ पे v का टर्म आएगा, तो उससे अच्छा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए लगाओ, पूरे के लिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं वही लगा रहा हूँ कि पहले लगाया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, यहाँ से लेके पूरे के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, ठीक। तो यहाँ से लगाया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -h, और u की वैल्यू कितनी होगी, 0। अच्छा, ठीक है। और g की वैल्यू, अच्छा मैंने मान रखा है कि यहाँ पे ओरिजिन है, तो ऑब्वियसली नीचे की डायरेक्शन को अगर नेगेटिव मानेंगे तो ये h नेगेटिव, g भी नेगेटिव, और सारी ये दोनों नेगेटिव हो गई। तो अच्छा, u की वैल्यू 0 होगी इनिशियली, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2h इज इक्वल्स टू gt²। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। अब मैं फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए लगा रहा हूँ। चाहो तो तुम यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुमको यहाँ का वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, तो मैं इसलिए यहाँ तो वो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो काम बढ़ जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहीं तक के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ से लेके जब यहाँ तक के लिए लिखोगे तो फिर वही यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, h/2 ही डिस्टेंस है, तो h/2 इंटू, लेकिन यहाँ की वेलोसिटी कितनी, u इक्वल्स टू 0, तो 0 इंटू t इंटू हाफ gt। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, t-1, तो वही इसका स्क्वायर किया, तो मुझे ये रिलेशन मिला। तो फ्रॉम 1 और 2 इक्वेशन से जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये तो आता है। अब देखो ये वाला क्यों नहीं होगा, तुम थोड़ा सा ध्यान से सोचो। √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो यानी अगर जब तुम 1.414 करोगे तो टाइम जो है वो 1 सेकेंड से भी कम चल जाएगा। तो ये पॉसिबल होगा क्या, तुम खुद सोचो कि 1 सेकेंड से कम टाइम लगे टावर के फीट तक पहुंचने में, और लास्ट के 1 सेकेंड में h/2 ट्रेवल कर जाए।
टाइम ही लग रहा है 1 सेकेंड से कम और लास्ट के 1 सेकेंड में वो आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर जा रहा है, तो ये तो इम्पॉसिबल बात हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ नहीं होगा और आपका आंसर हो जाएगा ये वाला कि 1 सेकेंड से इसको ज़्यादा होना ही पड़ेगा। तुम यहीं पे खुद सोचो ना कि दूसरा इक्वेशन जो हम लोग लिखे हैं t-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे t को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि खुद सोचो कि टाइम नेगेटिव में नहीं जा सकता। तो कुल मिला के जो टाइम होगा, ये जो t होगा, ये 1 सेकेंड से ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर इसको t-1 सेकेंड लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए ना ये टाइम। इसलिए ये जो टाइम होगा, ये एक आपका रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा कि t जो है आपका ये 1 से बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा होगा। तो यही चीज़ देख लीजिए कि कौन सा टाइम 1 से बड़ा है, तो ये वाला इक्वेशन वैलिड हो, यही वाला तो टाइम 2 हो सकता है। तो आई थिंक इसलिए आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत हुआ होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, रिलेटिव मोशन का है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब इजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इग्नोर करना है, ठीक है, इसको भी अच्छे से करना है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे करके करना है। एक पर्सन जो वॉक कर रहा है विथ जो वो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। उस समय जब ये मूव कर रहा है तो उसको जो बारिश जो है वो वर्टिकली लग रही है। जब ये अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करके 6 किलोमीटर पर आवर करता है तो इसको दिखता है कि ये 45 एंगल पे वर्टिकल से 45 एंगल बना के बारिश गिर रही है, मतलब बारिश की पानी इस तक आ रही है। तो आपको बताना है रेन की स्पीड क्या होगी। तो चलो देख लेते हैं। तो देखो पहले केस में क्या दिया हुआ है कि ये अगर 3 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ मूव कर रहा है, तो अगर ये बारिश को देखो, मैंने मान लिया बारिश की जो वेलोसिटी है वो xi कैप प्लस yj कैप है, यानी इस x पॉजिटिव और ये नेगेटिव इस डायरेक्शन में। अरे नेगेटिव होगी तभी तो बारिश नीचे गिरेगा, अगर ऊपर हो जाएगा तो बारिश ऊपर तो होने चल जाएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया कि अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ मूव कर रहा है तो मैं क्या करा, इसके फ्रेम में चला गया, तो 3 मीटर पर सेकेंड इसको इस डायरेक्शन पे मिल गया। तो ये अगर वर्टिकली अगर बारिश गिर रहा है, अगर इसके फ्रेम में दिख रहा है कि तुमको ये इस डायरेक्टली नीचे की ओर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा, तभी ये वर्टिकली गिरेगा। तो यानी मुझे यहाँ से पता चल गया कि रेन का जो x कंपोनेंट है वो 3 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तभी वर्टिकली हो सकता है। कॉमन सेंस से मैं बता रहा हूँ। अब दूसरे केस में क्या बोला है कि जब ये अपनी वेलोसिटी 6 से इंक्रीज करता है तो 45 पे गिरता है। चाहे तुम एंगल इधर से ले लो चाहे उधर से लो, वर्टिकल से ले लो तो इधर 45 है तो ये भी 45 ही हो जाएगा। तो अब अगर फिर इसके फ्रेम में जाओगे तो इधर 6, ये x आपको पता है, अब चाहे x आपको पहले से पता है, अब 3 हो गया, तो ये तो आपको पहले से पता चल गया, ऊपर वाले से ये 3 है। अब अगर यहाँ पे 3 है तो इधर क्या हो जाएगा, अब अगर ये 6 है तो ये अगर तुम इसके फ्रेम में चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स। अगर बारिश का देखो तो ये अब 6 माइनस एक्स नेट इस तरफ और वाई इस तरफ, तभी तो इसका रिजल्टेंट ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो इस आदमी को किस तरीके से दिखेगा, अब इस तरीके से। तो कुल मिला के मुझे ये पता चला कि ये तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये बाई ये वाई डायरेक्शन, मतलब कि ये बाई ये कंपोनेंट ये 45 होगा। तो वही चीज़ मैंने इसको लगाया तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे मुझे आ गई 3, यहाँ से y गया और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ मतलब मुझे ये आया x कंपोनेंट भी 3, y कंपोनेंट भी 3। तो यहाँ से रेन का अगर मैं वेलोसिटी बताऊँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर इसका a² प्लस b² कर दो, तो यानी हो गया 3√2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ये। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है ओनली 10% बच्चों से हुआ होगा, ओनली 10%। और मैंने भी ये एग्ज़ाम लिया था तो उसमें मुझे पता चला था मात्र 10% बच्चे ही इस क्वेश्चन को ठीक से कर पाए थे। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, उसके बाद मैं तो सॉल्व कराऊँगा ही ना। तो देखो क्या दिया हुआ है कि एक ट्रक है वो 2 मीटर चौड़ा है, ये आपको दिया हुआ है कि ट्रक है वो 2 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब क्या दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 8 मीटर पर सेकेंड से। एक स्ट्रेट रॉड है, हॉरिजॉन्टल रॉड है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रॉड है। अब एक मान लो आदमी है, ये 4 मीटर दूर पे, अब ये यहाँ से दौड़ के, मुझे नहीं पता ये किस डायरेक्शन में दौड़ा है, दौड़ के यहाँ से इस तरफ आया।
तो आपको बताना है कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ v सो दैट ये सेफली यहाँ से, क्योंकि देखो जब ये दौड़ेगा तो ऑब्वियसली ये भी मूव कर रहा है, ये भी मान लो यहाँ आया, ये इसको ठोक दिया, तो किस मिनिमम वेलोसिटी के साथ मूव करे कि ये आराम से सेफली पास कर जाए। मतलब इसको ट्रक इसको ऐसा नहीं है कि धक्का मार दिया, यानी इसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ इस तरीके से समझो। तो इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं डायग्राम को फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना रहा हूँ। तो अगर ये 2 मीटर का है और ये 4 मीटर का दिया हुआ, तो मैंने क्या मान लिया कि ये थीटा एंगल पे मूव किया है, मैंने मान लिया कि ये थीटा एंगल पे मूव किया है, मान लिया कि थीटा एंगल पे मूव किया है। जब थीटा एंगल पे मूव किया है और मैंने मान लिया वेलोसिटी v ही था, यही वेलोसिटी की तो वैल्यू मैंने मुझसे पूछा है, तो मैंने एक वेरिएबल माना थीटा। अब तुम देखो अगर शेप क्रॉप्स करना है तो तुम खुद सोचो कि ये आदमी जब ये सी पे पहुंचा होगा, ठीक है, तो बस कितना चल गई होगी, मुझे लग रहा है ये 4 मीटर प्लस BC, यही तो है 4 मीटर प्लस BC। तो शेप क्रॉस करने के लिए मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये जो टाइम लगा बस को यहाँ से 4 प्लस BC वो ज़्यादा होना चाहिए T ऑफ AC से। ये थोड़ा सा सोचना क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसको ज़्यादा टाइम लगना चाहिए यहाँ तक पहुँचने में इन कंपेयर टू इसको A से C पहुँचने में। ये कम टाइम पे अगर यहाँ पहुँच जाए और ये उसके बाद यहाँ पहुँचे तभी तो ये तभी तो इनका एक्सीडेंट नहीं होगा। या कुल मिला के अगर वो बोला है मिनिमम शेप, तो शेप का मतलब क्या है, जितने टाइम पे ये C पे पहुँचे उतने टाइम पे ये यहाँ पहुँच जाए। लिमिटिंग केस बन रहा है, ऑब्वियसली इससे थोड़ा वेलोसिटी ज़्यादा करना पड़ेगा तभी जाके ये तो सेफली बाहर निकल पाएगा। अगर मैं मिनिमम बात करूँ तो इतना तो होना चाहिए कम से कम। तो वही मैंने किया कि इसको यहाँ से C तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो चलो ठीक है, ये डिस्टेंस है 4 और ये अच्छा ये 2 था, तो ये बताओ ये वाले BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है 2 cot थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा निकाल के देखना, इसकी वैल्यू हो जाएगी, BC की वैल्यू हो जाएगी 2 cot थीटा। मैंने इसका थीटा ये माना तो ये 2 cot थीटा हो जाएगा बाई 8 हो जाएगा। तो इसकी अगर टाइम की बात करें तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये बाई जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है बाई 8। तो ये तो मुझे पता चल गया कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, ये 2 मीटर आपको दिया हुआ, तो AC की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, 2/sin थीटा बाई V। तो ये तो इसको A से C में जाने में टाइम लगा। तो मुझे अगर मैं फिर यहाँ से ध्यान से देखूँ तो v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, v एज अ फंक्शन ऑफ, जब इसी को सॉल्व करोगे तो v एज अ फंक्शन ऑफ आपको थीटा इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा पता चल गया, यानी थीटा जिस हिसाब से थीटा की वैल्यू, ये जो थीटा की वैल्यू जिस हिसाब से चेंज होगी उसी हिसाब से इसकी v की वैल्यू v तो जो v की वैल्यू है वो थीटा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब अगर मुझे मिनिमम v चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है वो थीटा का फंक्शन है। अब तो मैं इसके थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, जब डिफ्रेंशिएट करूँगा उसको 0 के बराबर कर दूँगा। अब जो थीटा की वैल्यू आएगी उसी पे भी मेरा मिनिमम होगा, तभी तो मेरा पूछ रहा है। मैंने जो शुरुआत में बताया था कि जो फिजिक्स में जब कोई आपसे मिनिमम पूछे तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करो और जो जिस चीज़ पे आ रहा होगा मिनिमम उसी चीज़ पे हो सकता है। तो v मिनिमम क्या होगा, जिस थीटा पे इसका डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू 0 हो जाए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 कराए तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 2। अगर tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई तो क्या आप sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं आराम से। तो फिर जब आप यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल के इस पर बैठा दोगे इस v पे, तो उसी v पे आपका मिनिमम वही v मिनिमम होगा जिससे कि ये क्रॉस करे और आराम से पहुंच जाए। और आपसे अगर यही क्वेश्चन मैं पूछ देता किस थीटा पे वो मूव करे जिससे कि मिनिमम वेलोसिटी के साथ वो आराम से यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए, तो आपको थीटा की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता था। तो चाहे तो ये आपसे पूछ सकता था या तो आपको क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता था कि किस थीटा पे ये मूव करे कि इसको कम टाइम लगे इसको क्रॉस करने में, मतलब कम वेलोसिटी के साथ इसको मूव करना पड़े, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो सकता था। तो आई होप 90% बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से सोचना कि अगर इसको सेफ तरीके से इसका एक्सीडेंट ना हो तो ट्रक यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम ले उतना ही बच्चे को यहाँ से यहाँ तक टाइम जाने में लगे। तो वही चीज़ मैंने ऑब्वियसली उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन मैं लिमिटिंग केस में दोनों को बराबर मान सकता हूँ, तो मैंने इन दोनों को बराबर ले लिया। तो यहाँ
ये तो 4 दिया हुआ है BC की वैल्यू, अच्छा ये 2 दिया हुआ है तो ये BC की वैल्यू आप 2 cot थीटा से निकाल सकते हो, 2 cot थीटा हो जाएगा। तो ये तो हो गया डिस्टेंस, अपॉन वेलोसिटी से कर दोगे तो ये तो टाइम निकल गया कि यहाँ इस बस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने, ट्रक को यहाँ से यहाँ तक C तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। अब A से C तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2/sin थीटा अपॉन V, तो यहाँ से V एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया। अब मिनिमा बोला है तो अब V एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है तो मिनिमा V का जो इसका मिनिमा कब आएगा, किसी एक स्पेसिफिक थीटा पे, तो उसके लिए मैंने डिफ्रेंशिएट करके 0 किया तो मुझे tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो उसी को पुट कर दिया V पे, तो मुझे पता चल गया कि उस मिनिमम V और इस थीटा पे ही इसको कम वेलोसिटी के साथ मूव करे, इस V के साथ मूव करे तो यही कम वेलोसिटी होगा जिससे कि ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, तो यही आपको बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ B सो दैट ही कैन क्रॉस द रोड सेफली। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला है कि एक कार स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर ट्रेवलिंग एस। ठीक है, अब अगर मान लो कि तुमको याद होगा कि अगर तुम किसी कार पे बैठे हुए उस पर ब्रेक मारते हो तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुकता है। ठीक है, किसी का ड्रेस ब्रेक है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल केस में थोड़ा सा डिस्टेंस 1-2 मीटर या कुछ भी मूव करने के बाद ही वो रुकता है। तो वही आपको दिया हुआ है कि अगर किसी कार में, तो तुम खुद सोचो कि अगर कोई मूव कर रहा है तो अगर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तुम अगर उस पर अप्लाई करोगे तो वो कुछ डिस्टेंस जाके रुकेगा। ठीक है, अब अगर इसी कार की वेलोसिटी अगर 4 टाइम्स कर दिया जाए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुकेगा। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। मैंने मान लिया कि कोई रिटार्डिंग फोर्स दोनों केस में सेम आ रहा है, यानी दोनों केस में एक्सेलरेशन, जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन मतलब जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगा वो मेरा सेम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ v² = u² + 2s, क्योंकि अगर मेरा a सेम है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इक्वेशन वैलिड होगा। तो पहले केस में देखो मैंने मान लिया कि v की वैल्यू पहले केस में अगर मैं बोलूँ तो मैं u की मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी को v मान लिया। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी जो v की वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो तो रुक गया है, तो s की वैल्यू मुझे इतना पता चल गया। अब दूसरे केस में देखो क्या कर दिया, u की वैल्यू 4b कर दिया तो ये आ गया, तो उससे मुझे कुछ s की वैल्यू ये आई। तो पहले केस में v²/2a की वैल्यू s थी, अब ये यहाँ से देखोगे तो ये 16 का टर्म आ रहा होगा, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो इसका स्क्वायर -2 × as, तो यहाँ से जब इसको s1 की वैल्यू निकाला तो 16 टाइम्स ऑफ s आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा b। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक कार दिया हुआ है आपको कि जो कि 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है। अब ये मूव कर रहा है 13 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब एक बुलेट है जो कि इस पे एंटर करती है, किस एंगल पे ये एंटर करती है आपको एंगल भी दिया हुआ है। ठीक है, ये इस एंगल से मूव करती है विद द कार, जो इस एंगल से मूव करती है, जो कि कोई अगर आदमी यहाँ पे खड़ा है, जब अगर यहाँ से कोई आदमी देखे तो देखेगा कि ये बुलेट इस एंगल पे मूव की है, कार के अंदर घुसी है, और पता चलता है कि ये डायगोनली इससे आर पार इधर से निकल गया। तो आपको बताना है कि कितने टाइम में ये कार को क्रॉस किया होगा। मतलब ये मैंने बुलेट मारा, ये यहाँ से इधर से निकल गया और मुझे ये दिखा कि जब कोई अगर स्ट्रीट पे था तो वो देखा कि ये जो बुलेट इसके अंदर घुसा है वो इस एंगल पे घुसा है, तो वही चीज़ मुझे बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मैंने क्या देखा है कि अगर मैं क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में, मैं किसी चीज़ के फ्रेम में चले जाता हूँ। तो मैं अगर कार के फ्रेम में चले जाऊँ तो बताओ, कार के फ्रेम में चले जाऊँ तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एक्स एक्सिस में बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। मैंने मान लिया कि बुलेट की वेलोसिटी भी है, तो एक्स एक्सिस में बुलेट की वेलोसिटी हो जाएगी ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v cos थीटा। अब कार के फ्रेम में चल जाओगे तो माइनस ऑफ इसका वेलोसिटी माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, तो वही मैंने इसका वेलोसिटी -13 लिखा है। अच्छा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v sin थीटा, यानी जो थीटा ऑब्वियस ही बात है, ये अगर थीटा एंगल पे घुसा है तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर की ओर और एक
इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अब मैंने वही कर लिया, दो कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर लिया। अब एक बात बताओ कि अब अगर ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है और ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है, मैंने मान लिया कि टी टाइम लगा बुलेट को यहाँ से यहाँ तक निकलने में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा सोचना कि अगर इसके दो कंपोनेंट है ये और ये, वाई कंपोनेंट को कितना चला, 3 मीटर चलना पड़ा। अरे तुम खुद देखो, वाई कंपोनेंट को कितना चलना, 3 मीटर। तो वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी, इतनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि v cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/t, यही तो होगा। टी टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक निकलने में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है, वो 3/t के बराबर होना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने इसको लिखा है। इसी तरीके से दूसरा क्या लिखा है कि v cos थीटा माइनस 13 इज इक्वल्स टू 2/t। इसी तरीके से x डायरेक्शन का वेलोसिटी जो है वो होना चाहिए 2/t। ये कैसे समझ में आया, क्योंकि देखो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। 2/t कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 2 cos थीटा माइनस 13। तो यहाँ से जब ये तो आपको पता चल गया, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ से v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दूसरे क्वेश्चन से v की वैल्यू फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पुट कर दो, तो आपको यहाँ से t की वैल्यू दिख जाएगी। अच्छा, थीटा आपको दे रखा है क्या, थीटा आपको tan थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है, तो वहाँ से आप sin थीटा या cos थीटा कुछ भी निकालो और उसके बाद आपको आराम से दिख जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे आया आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा। ये यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन के बाद ये वाला इक्वेशन मैंने कैसे लिखा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि कार के फ्रेम में चल गया। तो कार के फ्रेम में जाने से पहले मुझे क्या दिख रहा था कि रोड के फ्रेम में, मतलब कि अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में देखूँ तो ये इस एंगल से, थीटा एंगल से इसके अंदर गया है, तो मैं उसके दो कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, एक्स डायरेक्शन पे और वाई डायरेक्शन पे। और जब कार के फ्रेम में जाएंगे तो बताओ इस पे क्या होगा कि एक वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी तो जुड़ जाएगी। तो वही मैंने किया, एक्स डायरेक्शन पे वेलोसिटी इसकी अब v cos थीटा नहीं रही, v cos थीटा माइनस 13। ये कौन से फ्रेम में, कार के फ्रेम में। इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में कार के फ्रेम में बताओ कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी। अब सेम चीज़, टाइम तो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए मैं टाइम कार के फ्रेम में निकालूँ या ग्राउंड फ्रेम में निकालूँ, एक ही आएगा। तो अब अगर मैं इस फ्रेम में देखूँ, अगर कार के फ्रेम में देखूँ तो इसको कितना मूव करना पड़ा होगा। वाई डायरेक्शन में देखो ये 3 मीटर चला होगा टी टाइम पे, मैंने मान लिया कि टी टाइम पे ये कार को क्रॉस कर गया होगा। तो ये होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसको, ये अगर वाई डायरेक्शन पे देखो तो ये v cos थीटा की वैल्यू 3/t होनी चाहिए। इसी तरीके से x डायरेक्शन का वेलोसिटी 2/t के बराबर होना चाहिए, तो वहाँ से मुझे आराम से दिख जाएगा। अब देखो ये तो सेकंड क्वेश्चन पे, अब चलो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो कि ये तो बस मुझे लगता है अब तक का सबसे ईजी क्वेश्चन होगा। क्यों ईजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन बस पढ़ लो कि एक ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है कि एक ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है कि कौन से इंटरवल पे जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से दूर जा रहा है। तो थोड़ा सा इसका सोल्यूशन देख लो कि देखो ओरिजिन से दूर जाने का मतलब क्या है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव, और वेलोसिटी जब देख लो नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ आ रहा होगा। तो देख लो कि वेलोसिटी कब तक पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है इस पॉइंट तक वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव फिर कांस्टेंट, फिर घटना चालू हुई, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई, उसके बाद नेगेटिव होगी। नेगेटिव होने का मतलब क्या है वेलोसिटी कि अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी पहले अगर ये इस डायरेक्शन पे जा रहा था, अब वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है कि अब ये इस डायरेक्शन पे चला गया। अब देखो t=0 पे बोला है कि वेलोसिटी ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से मूव कर रहा है, तो इसलिए मतलब कि पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया कि x डायरेक्शन से वो x मतलब कि ओरिजिन से दूर जा रहा है। तो जब तक पॉजिटिव है तो ये बताओ 6 और ये 8 है, तो यानी 0 से लेकर 7 सेकेंड तक पॉजिटिव, ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की और ज़रूरत है नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्राफ की चीज़ें आ जाती है, तो थोड़ा सा तुम लोग भी पता नहीं क्या कर लेते हो। तो ये भी मुझे लगता है कि मान ली 10% बच्चों से ही हुआ था। तो देखो दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूव अलॉन्ग अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एज शोन इन फिगर। ठीक है, हमको मुझे क्या दिया हुआ है कि एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे है जो मतलब कि एक्सेलरेशन है, और एक्स वर्सेस
जो एक्सेलरेशन का ग्राफ मुझे दिया हुआ है, तो मुझे दिया हुआ है कि अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो मुझे दिया हुआ है 0.8 मीटर पर सेकेंड है एट x इज इक्वल्स टू 0, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल्स टू 1.4। यानी ये आपको बोल रखा है कि x इज इक्वल्स टू 0 पे आपकी वेलोसिटी आपको दे रखी है कि 0.8 मीटर पर सेकेंड है, तो x इज इक्वल्स टू 1.4 पे आपको बोला है कि क्या होगा। तो आधे लोग के प्राण सोच रहे हैं कि सर कैसे होगा, तो चलो देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मुझे ये तो पता है, देखो जो मैंने शुरुआत में बताया था ये फिर दोबारा देख लो कि v इज इक्वल्स टू dv बाई dt। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या है, dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो ऊपर नीचे dx मल्टीप्लाई कर दिया और थोड़ा सा अरेंज कर दिया, तो देखो dx बाई dt v हो गया dv बाई dx। तो ये तो पता चल गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये dx को इस तरफ लेके आता हूँ dx के, तो ये क्या है a dx क्या है, बेसिकली क्या है, एरिया अंडर द ए एक्स ग्राफ। ये तो यही होगा ना, ए डी एक्स का मतलब क्या होता है, अरे वाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, वाई डी एक्स। अगर वाई और एक्स का ग्राफ है तो एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, यही तो मतलब हुआ। तो उसी तरीके से ए एक्स ग्राफ। तो इस वाले में बताओ कौन सा वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ये और ये पूरा एरिया। अब जिस हिसाब से लिमिट लगाओगे उस हिसाब से एरिया हो जाएगा। अगर मैं इसका लिमिट लगाऊं 0 से लेके 1.4 तक, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके 1.4 तक का पूरा एरिया। अच्छा ये एरिया निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का पूरा एरिया जो एक्स एक्सिस के साथ जो दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, ये आप निकाल लीजिए। तो ये आप एरिया यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाया है कि ये एरिया आप आराम से निकाल सकते हो कि ये वाला एक ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा, ये एरिया हो गया, फिर ये वाला एरिया निकालो, फिर ये वाला एरिया निकालो, इस तरीके से ये वाला एरिया निकालो, तो आपको पूरा का पूरा एरिया पता चल जाएगा। तो ये एरिया निकाला। अब वी डी वी, तो 0.8 से 0 पे तो आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी 0.8 है, और 1.4 पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है, v दी हुई है। तो यहाँ से तो एरिया से तो आपको पता चल गया इतना है। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो v स्क्वायर बाई 2 आएगा, जब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि एक्सेलरेशन ये तो आपको पता है कि ये होता है। तो मैंने क्या किया, x को इस तरफ लेके आ गया, तो x को इस तरफ लेके आया तो a dx क्या होगा, एरिया अंडर द एक्स ग्राफ, ये आप लोगों को तो पता ही होगा। अब v dv को जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो v स्क्वायर बाई 2v। अच्छा अब जिस हिसाब से लिमिट लगाओगे उसी के हिसाब से आपको एरिया लिखना पड़ेगा। अब मैं 0 से 1.4 तक के लिए लिखूं तो यानी 0 से लेके 1.4 तक का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आ जाएगा, यहाँ तक का पूरा एरिया। अगर 0.8 लिखता तो यहाँ तक का एरिया आता, समझे। तो वही मैंने 0 से 0.8 तक का तो पूरा का पूरा एरिया को मैंने लिखा। उसी तरीके से इसको भी, अच्छा 0 पे आपको दे रखा था 0.8, 1.4 पे तो आपको वेलोसिटी निकालना था, तो वही मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ग्राफ दे दे और ग्राफ देने के बाद आपको वहाँ से आपसे पूछ ले, यानी मुझे इनडायरेक्ट वे में एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है। अगर तुम देखो तो एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ दे दिया है, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चंस की बस यही एक ब्यूटी है कि आप यहाँ से अच्छे से आप निकाल सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर आपको पता है और एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ पता है तो उसका एरिया से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक दिया हुआ है कि एक ग्राफ, कौन सा ग्राफ एक ऑब्जेक्ट के को रिप्रेजेंट करेगा कि एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, जिसकी कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है लेकिन इसकी पॉजिटिव वेलोसिटी है। तो जिस हिसाब से बोला है उस हिसाब से आप चाहो तो ग्राफ को का डिफ्रेंशिएट करके स्लोप फ्लोप से सारी चीज़ें से आप देख सकते हो, लेकिन मेरा बोलने का क्या मतलब है, इसको मैथमेटिकली देख लेते हो तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बार आप लोग उस तरीके से करते हो तो आपकी गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए इसको हम मैथमेटिकली थोड़ा सा देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो मुझे क्या बोला, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। तो देखो मैंने मान लिया एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में कुछ कांस्टेंट है, -d है, ठीक है, -d है। अब मैं क्या कर दिया कि वेलोसिटी को फिर इस तरीके से मैंने लिख लिया, तो वही a = dv बाई dt, अब कुछ इस तरीके से लिखा, तो मैंने इसको लिखा, तो ये क्या हो गया, v dv बाई dx। एक्सेलरेशन को अगर मैं लिखूँ तो v dv बाई dx, तो dx को मैं इस तरफ लेके चला गया, और
वही जो लिखा हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अभी जो लिखा था वी डी वी बाई डी एक्स, तो वही उसी चीज़ को मैंने फिर वही मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया डी वी वी डी वी और इधर डी एक्स। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि अच्छा मुझे एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे मुझे पता था कि वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है, वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो ये मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लिया होता, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे दिया विद पॉजिटिव वेलोसिटी से एक्स इज इक्वल्स टू वी पे। एक्स इज मुझे किसके किसके बीच में ग्राफ बोला है, वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ बोला है, तो मैं इस वही तो वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ ही तो निकाल रहा हूँ मैं। तो मैं एक्स इज इक्वल्स टू वी पे देख लेता हूँ, वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो आए वही तो आपका ग्राफ उसका देख लेंगे। तो भी तो इसको जब इंडिकेट करोगे तो ये आएगा, इसको जब इंडिकेट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स। अच्छा इसको डी एक्स में मान लेना, अच्छा इसको बी करना चाहो तो बी कर लेना, तो बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी जब इसको जब डिवाइड करोगे माइनस डी एक्स को। अच्छा इसको डी मत मान लेना क्योंकि यहाँ पे d है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा, तो माइनस ऑफ डी एक्स आ गया। तो जब d से डिवाइड दोगे तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई ये। तो यहाँ पे देखो कि ये जो x के साथ आया नेगेटिव में आया और ये पॉजिटिव में आया, ठीक है। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आया, तो ये कुछ इस तरह का आया। तो थोड़ा सा ध्यान से सोचना, y इज इक्वल्स टू माइनस सी टाइप का ग्राफ आया। देखो यही तो दिखा रहा है y इज इक्वल्स टू, या यहाँ पे कुछ कांस्टेंट m लगा लो, कुछ कांस्टेंट m लगा लो। तो ये ग्राफ कौन सा हो जाएगा, मुझे लग रहा है यही वाला होगा, ठीक है। यही वाला ग्राफ आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जैसे माइनस लोगे तो क्या होगा, कॉन्केविटी डाउन, और जैसे प्लस कर दोगे कुछ कांस्टेंट तो वो ऊपर की ओर चला गया। तो यही वाला ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि देखो मैं भी थक गया हूँ थोड़ा सा। तो ये आपको दिया हुआ है कि अब आपको एक ग्राफ दिया हुआ है कि वेरिएशन ऑफ ग्राफ दिया हुआ है कि 1/v वर्सेस आपको टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है एट t इक्वल्स टू 3 पे। t इक्वल्स टू 3 पे इस ग्राफ का स्लोप भी आपको दिया हुआ है। तो देखो कैसे करके करेंगे, कुल मिला के अगर इसका स्लोप दिया हुआ है t इक्वल्स टू 3 पे, तो कहीं ना कहीं यहीं से कुछ ना कुछ रिलेशन मुझे दिख रहा होगा, तभी तो ऐसा दिया होगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 निकालना, तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि इसका स्लोप मुझे इस ग्राफ का स्लोप मुझे 1 दिया हुआ है। अगर मैं देखूँ तो इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। कब, कहाँ का स्लोप, t, 1/√3 इस पॉइंट का स्लोप मुझे दिया हुआ है 1। तो मैं वही करता हूँ कि जिस पॉइंट का स्लोप मुझे ये दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसका अगर मैं स्लोप निकालूँ, कुल मिला के अगर मैं इसका स्लोप निकालूँ तो क्या होगा, 1/v/dt। जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मैं क्या करता हूँ, dv/dv से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये dv/dv, ठीक है। dv 1/v को dv के साथ डिफ्रेंशिएट करो तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा dv/dt। और इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो तुमको थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैंने कैसे किया। और dv/dt क्या होता है, ये आपका होता है एक्सेलरेशन ही तो होता है। तो यानी कुल मिला के मुझे पता चल गया कि ये है dv/dt की वैल्यू v²। तो कुल मिला के यहाँ पर देख लो कि इस पॉइंट पे इसका स्लोप मुझे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। यानी इसका स्लोप मुझे एक्सेलरेशन बताएगा, इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके वेलोसिटी के स्क्वायर की। अच्छा ये 1/वेलोसिटी मतलब ये 1/√3 है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, 3। तो यानी 3 का स्क्वायर कर दो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर पूछना तुम लोग, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। पहले मैं क्या करता हूँ, क्यों ना मैं इसका स्लोप को देख लूँ, ठीक है। इसके स्लोप के बारे में मैं पता कर लूँगा, इसका स्लोप एक्चुअल में क्या बता रहा है। तो मैंने वही किया, ये -1 को हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसका स्लोप अगर निकाल के देखूँ तो ये मुझे पता चल रहा है इसकी वैल्यू के बराबर। तो मुझे अगर मुझे ये बता रहा है, इसका स्लोप ये बता रहा है, अब इसका स्लोप की वैल्यू मुझे -1 दे रखा है। तो अगर ये -1 दे रखा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी स्लोप की वैल्यू, यानी इसकी स्लोप की वैल्यू जब -1 थी तो उस पॉइंट पे मेरा जो v की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू v² के बराबर हो जाएगी। तो वहाँ से मैंने इसको निकाल लिया अच्छे से। तो ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं। और अगर और भी तुम्हें कोई डाउट आए तो ज़रूर पूछना। बाकी मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें समझाने का, अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आए तो ज़रूर पूछना। तो ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन पे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो धीरे धीरे करके मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करवाते जाऊंगा। तो कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन तो बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। तो ठीक है, चलो आज के लिए आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो की जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।